सबका स्वागत है बैंक के साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 27 जून का। और इधर हम जो भी कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो माइंड मैपिंग से पढ़ेंगे, जिसकी वजह से मैं इनको बोला जा रहा हूँ यूनिक ट्रिक फॉर चाहिए। तो हम कैसे पढ़ेंगे आप इस वाले स्लाइड से समझ सकते हो। इसमें कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, तो इन्होंने एक 7 मेंबर की हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसको हेड करेंगे के राधाकृष्णन जी। के राधाकृष्णन जी जो है एक तरह के फॉर्मल चेयरमैन थे इसरो के, और ये जो है एज अ चेयरपर्सन भी थे बोर्ड ऑफ गवर्नर आईआईटी कानपुर के। तो इनको जो है 7 मेंबर कमेटी का हेड बनाया गया। अब ये कमेटी करेगा क्या? ये कमेटी जो है रिकमेंडेशन देगा एग्जामिनेशन प्रोसेस, इंप्रूवमेंट इन डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और फंक्शनिंग, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इनका। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में आपको पता होगा, जो JEE या UGC नीट या जो मेडिकल्स के एग्जाम्स होते हैं नीट UGC, तो वो सारा का सारा कंडक्ट करने का काम होता है। तो इनके ऊपर ये इनको जो है रिकमेंडेशन देने की बात की है, और ये रिकमेंडेशन जो है 2 महीने के अंदर देने की बात की इस कमेटी को। अब ये सारी बातें क्यों चल रही है कि इस कमेटी को ऐसा क्यों बनाया गया है? तो ये बनाया गया है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि अभी जो पेपर लीक की बात चल रही है कि UGC नीट, जहाँ से मेडिकल स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उधर, और इवन जो कैंसिलेशन हो गया है जिसमें टीचर जो है सेलेक्ट किया जाता है, जिसको बुलाया था UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें टीचर को सेलेक्ट किया जाता है। तो ये दोनों को ये कैंसिल हो गया और एक जो है पेपर लीक हो गया, जिसके से गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई है। और इसको जो कमेटी को लीड करेंगे वो राधाकृष्णन जी, आपको याद रखना। और ये 2 महीने के अंदर इनको बोला है कि जो भी इनका जो प्रोसेस है, NTA का प्रोसेस है, उसके बारे में कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे डेटा सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए रिकमेंडेशन देने की बात की है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आ रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है 2 चीज़ें, 2 स्टैंडर्ड जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है। एक है IS 18590 2024 का, और एक है 18606 2024। आपको ये पूरा एग्जैक्ट याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में जो है डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो ये क्या करेगा? ये करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड सेफ्टी एंड क्वालिटी इन इंडिया को बढ़ाने का काम करेगा, और ये एप्लीकेबल होगा कुछ 3 व्हीकल्स में। वो कौन कौन से हैं? एक रखा है इन्होंने L, मतलब कि लाइट व्हीकल्स, जिसको टू व्हीलर बोला है। फिर रखा है M, जो कि 4 व्हीलर है। फिर रखा है N, जो कि है गुड ट्रक्स। तो आपको याद रखना है ये LMN, ये भी आपको याद रखना है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, इसको लागू किया गया टोटल 30 इंडियन स्टैंडर्ड्स को मिला के, और वो जो है डेडिकेट होंगे EVs को। तो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि EV बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है हमारे इंडिया में। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि ओला में कभी आग लग जाता है या कोई कार में आग लग जाती है, तो वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं सेट कर रखा है इंडिया ने। तो ये स्टैंडर्ड सेट होने के बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा और काम करेंगे जो हमारे कंपनीज हैं इंडिया में, वो सारे के सारे। इसी के साथ 2023 में एक और इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम है, एक और स्टैंडर्ड जो इंट्रोड्यूस किया गया था 2023 में, जिसका नाम है IS 18294 2023। तो ये इसका काम था, जो भी रिक्शा होता है या तो कार्ट होता है, उसको जो है उसका जो स्टैंडर्ड एक बनाया गया था। तो उसके बेसिस पे जो अभी रिक्शा बन रही है अभी इंडिया में, तो ये कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है, सारे कंपनीज को जो भी रिक्शा बना रही है। तो वैसे कुछ अब दूसरे जो 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, उनको भी कुछ फॉलो करना पड़ेगा आफ्टर रेगुलेटिंग दिस स्टैंडर्ड्स। तो पहले तो हम समझते हैं कि ये BIS है क्या। BIS जो है अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये रट्टा लगाना चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि कभी कभी आपको अगर ऑप्शन नहीं भी पता होगा, किसी कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको आपको ऑप्शन नहीं पता होगा कि BIS जो है कौन से मिनिस्ट्री का है, तो आपको यहाँ से याद आ जाएगी फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर अफेयर्स का कोई मिनिस्ट्री था, तो उधर का है। तो इसलिए आपको ये सब पढ़ने में थोड़ा ज़रूरी बन जाता है। नेक्स्ट एक आ रहा है समीर। समीर जो है एक तरह का ऑटोनमस R&D इंस्टीट्यूट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब हम समीर के बारे में पढ़ते हैं। समीर का अगर फुल फॉर्म देखो तो आपको मिलेगा कि सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। इन्होंने जो पार्टनर किया है वो पार्टनर किया है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंडियन आर्मी के, और ये जो है प्रमोट करेंगे जो नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी है इंडियन आर्मी का इनको। तो इंडियन आर्मी के जो भी वायरलेस इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी उनके जो टेक्नोलॉजीज है, उनको जो है इम्प्रूव करने का काम करेगा ज़्यादा से ज़्यादा ये समीर मिलके, ठीक है। और ये कैसे हेल्प करेगा? जो R&D है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो R&D के बारे में पता होगा ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो रहते हैं, तो वो वैसा कुछ इंस्टीट्यूट है। तो ये जो है डेवलप करेंगे जो भी वायरलेस टेक्नोलॉजी वो इंडियन आर्मी के लिए। इवन जो इंडियन आर्मी का विजन है इस बार 2024 का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन फॉर इंडियन आर्मी, और ये जो है डेफिनेटली इंप्रूव करेगा जो भी इंडियन आर्मी का विजन है उसको। इसके बाद हम आप पढ़ेंगे टेबलर फॉर्म में कंटेंट। ये थे हमारे माइंड मैपिंग वाले फॉर्म में कंटेंट, क्योंकि वो वाले जो कंटेंट होते हैं वो माइंड मैपिंग से पढ़ोगे तो अब जल्दी याद हो जाएगा। लेकिन कुछ कंटेंट्स होते हैं जिसको टेबलर फॉर्म में ही पढ़ना होता है।
तो इसी की वजह से क्यों हम मंथली का वेट करें टेबलर फॉर्म में पढ़ने के लिए। मैं आपको डेली में ही टेबलर फॉर्म वाले कंटेंट्स देना चालू कर रहा हूँ। तो आपने पीडीएफ जो पिछले अगर पीडीएफ मेरे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगी मैं टेबलर फॉर्म में देता हूँ, जिससे आपको पढ़ने में हेल्प हो और रिविजन करने में भी हेल्प हो। तो इस पर एक अपॉइंटमेंट आया जिसमें आ रहा है कि अतुल कुमार चौधरी को एज अ सेक्रेटरी ऑफ ट्रायल बना दिया, और इनिशियली इनको 2 साल के लिए बनाया जाएगा। इसके बाद इनका एक्सटेंशन भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए ये 2 साल के लिए बनाया जाएगा। और ये रिप्लेस करेंगे वी रघुनाथन को ये रिप्लेस करेंगे। और आपको ट्रायल का तो मतलब तो फुल फॉर्म आप देख सकते हो उधर क्या, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनका काम होता है कि जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स होता है, जियो हो, एयरटेल हो, वीआई हो, उनको कैसे ऑपरेट करना है, उनकी क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए, कितने स्पेक्ट्रम 6G स्पेक्ट्रम हो या 5G स्पेक्ट्रम हो, वो कितनी देनी चाहिए कितनी नहीं देनी चाहिए, ये सब डिसाइड करने का काम इनका ही रहता है। ये मतलब एक तरह का मान लो ये सबका बाप है, जियो, एयरटेल और वोडाफोन का ये सबका बाप है, ठीक है। ये पूरा डिसाइड करता है सब कुछ, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। ये कुछ 3 रिपोर्ट्स हैं, मैं एक साथ ही लेके आ गया। तो एनुअल रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, इसको रिलीज़ किया गया बाय यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो इसमें ये कहा गया है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इसराइल की आर्म फोर्स, हमास और फिर पैलेस्तीनी इस्लामिक जिहाद, और ये दोनों को जो है पहली बार ऐसा रखा है कि इन्होंने वायलेशन ऑफ चिल्ड्रन राइट किया है। क्यों किया है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज तो ग्लोबल सिनेरियो पता हो तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि इधर की जो वॉर चल रही है, जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि जो चिल्ड्रन के राइट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा वायलेट हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो है यूएन ने इनको जो है पहली बार इस जो रिपोर्ट में रखा है। इसी के साथ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये रिपोर्ट में ऑल्सो प्लेस जो स्टूडेंट की आर्मी है और इनके साथ जो इनकी मिलिट्री लाइब्रेटरी है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, इनको जो है बैकलिस्ट किया गया है। अबे बैकलिस्ट करने की वजह से और वायलेशन करने की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी आपने एक चीज़ सुनी होगी, यूएन जो है ना सैंक्शन लगाता है। अब यूएन का सैंक्शन जब लग जाएगा, जैसे मान लीजिए इसराइल की कंट्री में यूएन का सैंक्शन लगा, अभी यूएन का जब सैंक्शन लगेगा उसके बाद कोई भी कंट्री जो है इसराइल को फंड नहीं करेगा। तो फंड नहीं करेगा तो इसराइल के लिए जो है जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान के लिए जीना मुश्किल हो गया हुआ है, उनको ब्लैकलिस्ट नहीं किया, वो फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं। लेकिन इसराइल को अगर ब्लैकलिस्ट कर दिया या सूडान आर्मी को ब्लैकलिस्ट कर दिया और यूएन का सैंक्शन इनके ऊपर लग गया फ्यूचर में आके, तो कोई भी कंट्री जो है इनको हेल्प नहीं करेगी फाइनेंशियली, और कोई भी कंट्री इवन सप्लाई भी नहीं करेगी। ऐसा हो सकता है कि कोई अगर एक्सपोर्ट कर रहा हो सूडान को, तो वो सूडान को सप्लाई करना भी बंद कर दे। तो ये सब चीज़ बहुत इफेक्ट करता है कोई भी कंट्री को अगर यूएन ने ऐसा कोई स्टेप उठाया तो ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं इसको लेस इंपॉर्टेंट में क्यों रखा है। मोस्टली अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे रिपोर्ट से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आप प्रीवियस से उठा के देखो तो आपको पता लगेगा। लेकिन ये मेरा लेस इंपॉर्टेंट कहने का मतलब इसलिए क्योंकि ये जो है पहली बार तो है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पहली बार ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें कोई हमारे इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ नहीं रिपोर्ट भी लिखा हुआ है जिसकी वजह से लेस इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट एक आ रहा है ऑफिशियल एयरलाइन गाइडलाइन, ये जिसमें ये बोला गया कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन है मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया 3rd लार्जेस्ट है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो टॉप वाले कंट्रीज कौन कौन से हैं इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, तो आपको मिलेगा डोमेस्टिक एयरलाइंस, ठीक है। आपको याद रखने की इसमें इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात नहीं चल रही, डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात चल रही। तो डोमेस्टिक एयरलाइंस पे जो पहले नंबर पे है वो है यूएसए, फिर है चाइना, फिर है इंडिया, फिर है ब्राज़ील, फिर है इंडोनेशिया। तो इसमें भी मैंने आप देख सकते हो, मैंने इधर लेसन पॉइंट लिख के रखा है क्योंकि यार एयरपोर्ट का मुझे लगता है कि इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन नहीं बन सकते। लेसन पॉइंट मतलब बाकी जो करंट अफेयर्स है उससे थोड़ा सा लेसन पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं आप उसको छोड़ दो, आप उसको पढ़ना जरूरी है कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन बना है मार्केट इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इंडिया की रैंक है जिसके से इंपॉर्टेंट बन जाता है, तब भी मेरे ख्याल से लेसन पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं 2nd एडिशन ऑफ नेस्कॉम जिनवोफ डीप स्टार्टअप्स रिपोर्ट। इसके अंतर्गत ये बोला है कि इंडिया जो है 6th अमंग दी टॉप डीप स्टार्टअप है इकोसिस्टम ग्लोबली, 6th नंबर पे आता है टॉप 9 डीप स्टार्टअप्स में। अब पहले तो हम ये डीप स्टार्टअप समझते हैं कि डीप टेक स्टार्टअप्स होते हैं। डीप टेक स्टार्टअप्स वो स्टार्टअप्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक सस्टेनेबल साइंटिफिक और इंजीनियरिंग चैलेंजेस। जो भी इंजीनियरिंग चैलेंज है उसके बेसिस पे जो है इसको किया जाता है। इसको ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एक तो साइंस एंड टेक का पार्ट है, तो बैंकिंग में इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे कि क्या होता है डीप टेक स्टार्टअप्स है। डीप टेक का मतलब क्या होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कुछ इंजीनियरिंग जो चैलेंजेस है उसको जो है सॉल्व करने का काम करता है स्टार्टअप्स। नेक्स्ट कुछ स्पेस के न्यूज़ में चलता है। तो स्पेस के न्यूज़ में आपको मिलेगा कि चाइना और फ्रांस ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है स्पेस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट मॉनिटर, और इसका काम होगा मॉनिटर करने का गामा रे ब्लास्टिंग स्पेस को। और इसको जो डेवलप किया गया था बाय चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और CNES जो कि एक फ्रांस की एजेंसी है, वो दोनों मिलेंगे। अब हम ये समझते हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये जो है मोस्ट पावरफुल सैटेलाइट है इन दी वर्ल्ड, और इसका काम होता है ऑब्जर्वेशन करना गामा रे ब्लास्ट को। अबे गामा रे ब्लास्ट क्या होता है?
जो हमारे पास जो लाइट्स आती है, जैसे सनराइज आती है ना, वो 8 सेकंड के अंदर पहुंचती है, लेकिन जो गामा रेज होती है हमारी अर्थ में पहुंचते पहुंचते कुछ बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स लग जाते हैं। तो इसी को जो है मॉनिटर करने का काम है इस सैटेलाइट का। तो ये हो गया हमारा 27 जून का डेली करंट अफेयर्स। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया समझ आया। अगर आपको मेरा PDF डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको मेरा 3rd वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। इसके बाद मैं यही मिलूंगा। अब अगला हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।